हेलो फ्रेंड, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 7 क्लास कर चुके हैं और 2 टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। ये हम लोग का 3rd टॉपिक है जो है नए राज्यों का युद्ध है। तो हम लोग ये 2nd क्लास इस चैप्टर का इस टॉपिक का कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने बंगाल के बारे में पढ़ा और बंगाल का कुछ भाग छोटा हुआ है जो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले कल हम बता दें कि कल हम लोग मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला ये सारी चीज़ें हम लोग कल कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप में से कोई पिछले क्लासेस नहीं देखे हुए हैं तो आप उसे देखिए, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सभी क्लासेस 10 मिनट से 12 मिनट तक का ही है, तो आप उसे देखिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। फिर आज हम लोग चलते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ जान लेते हैं बंगाल के बारे में, है ना। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। अंग्रेज़ों का जीत होता है, सिराजुद्दौला का हार होता है। इसके पीछे की कहानी क्या है थोड़ा सा हम उस पर चर्चा करते हैं। मीर जाफर जो आप नाम देख रहे हैं, ये क्या है ना कि अंग्रेज़ों के पक्ष में जा कर के मिल जाता है। तो अंग्रेज़ों के पक्ष में जा कर के मिलने का कारण क्या होता है, तो एक व्यापारी होता है जिसका नाम होता है अमीर चंद। अमीर चंद को अपने पक्ष में मिलाता है कौन, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव अमीर चंद को अपने पक्ष में मिलाता है। फिर अमीर चंद से ये समझौता करता है कि आप मीर जाफर को हमारे पक्ष में कर दीजिए। मीर जाफर एक सेनापति होता है, तो अमीर चंद तैयार हो जाता है दोनों को मिलवाने के लिए। अमीर चंद इसके लिए 30 लाख रुपए मांग करता है रॉबर्ट क्लाइव से, प्लस जो नवाब का जो खजाना है उसमें 50% हिस्सा मांगता है। कौन, तो अमीर चंद रॉबर्ट क्लाइव से मीर जाफर को मिलाने का इतना सौदा करता है। फिर क्या है कि युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, और सिराजुद्दौला को भागना पड़ता है। मुर्शिदाबाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा, तो मीर जाफर का जो पुत्र होता है मीरन के द्वारा हत्या करवाया जाता है। कौन हत्या करता है, तो आपको हम बता चुके थे, मोहम्मद बेग नाम का व्यक्ति सिराजुद्दौला का कत्ल कर देता है। तो चलिए आगे चलते हैं। मीर जाफर क्या करता है, अब 1757 से 1760 तक मीर जाफर जो है 1757 से 1760 ईस्वी तक ये शासन करता है फर्स्ट बार। दूसरी बार फिर आता है 1763 में और 1765 तक रहता है, फिर से 2 साल, यानी कि एक बार में 3 साल, दूसरी बार में 2 साल। तो उसके बाद क्या होता है कि इसी के समय में मीर जाफर के समय में बांटो और राज करो की नीति अपनाया था। कौन, अंग्रेज जो होता है बांटो और राज करो की नीति कब अपनाता है, तो मीर जाफर के टाइम में अपनाता है। उसके बाद हम देखें कि मीर जाफर जो होता है एक कठपुतली का काम करता है, अंग्रेजों का एक कठपुतली बना हुआ रहता है। मीर जाफर का जो है खजाना खाली हो जाता है, और खजाना खाली हो जाता है तो ये क्या करता है, अगल बगल जितने भी सामंत होते हैं, जितने भी छोटे छोटे राजा होते हैं, उसके ऊपर ये दबाव बनाने लगता है। और दबाव बनाने के कारण इसके विद्रोह होने का डर हो जाता है। अंग्रेज़ों को लगता है कि विद्रोह ना हो जाए, तो इसके लिए कुछ बचाव किया जाना चाहिए। आपको एक चीज़ और याद दिला दें कि 1760 कब, 1760 के टाइम में क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव को बुला लिया जाता है। कहाँ पे, ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड वापस बुला लिया जाता है। किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। और उसके जगह पे कार्यवाहक, यानी कि कार्यवाहक गवर्नर के रूप में कौन होता है, हॉलवेल। तो हॉलवेल जो है कार्यवाहक गवर्नर के रूप में बनता है क्लाइव के जाने के बाद। हॉलवेल वही है जिसको सिराजुद्दौला क्या करता है कि 146 लोगों को बंदी बनाया था। कहाँ से, फोर्ट विलियम पे जब कब्जा किया था उस टाइम। तो 146 लोगों में से लगभग सारे लोग, मतलब जो है 123 लोग बच के निकले थे और बाकी बार मर गए थे, वहीं पे एक कमरे में बंद कर दिया गया था। तो अब है कि हॉलवेल उसी में से था। तो हुआ क्या कि हॉलवेल अब कार्यवाहक गवर्नर बन गया और ये चालाक भी था। तो हुआ क्या कि मीर जाफर का जो शासनकाल देखा, यानी कि इसको
तो हॉलवेल मीर जाफ़र का शासनकाल देखा तो उसको संतुष्टि नहीं हुआ, लगा कि मीर जाफ़र अच्छे से नहीं चला पाएगा, ये विद्रोह करवा देगा। फिर क्या हुआ कि मीर जाफ़र को हटवा दिया गया और मीर जाफ़र को हटा दिया गया 1760 में और इसके स्थान पे लाया गया मीर कासिम को। और मीर कासिम जो है बहुत ही योग्य शासक था। तो अलीवर्दी खां के बाद दूसरा योग्य शासक बंगाल का कौन था? तो मीर कासिम था। आप याद रखिएगा, मीर कासिम जो होता है बहुत ही योग्य शासक होता है अलीवर्दी खां के बाद। अलीवर्दी खां का नाम याद आ गया तो थोड़ा सा हम अलीवर्दी खां के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अलीवर्दी खां ने ही यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया और ये इसका कथन क्या था कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो ये शहद देता है और यदि इसे छेड़ा जाए तो ये काट काट करके खा जाता है। तो ये इसका कथन था, किसका? अलीवर्दी खां का। और अलीवर्दी खां जो है उसी का जो है 3 बेटी होती है, जिसमें सबसे छोटी बेटी जो होती है उसी का बेटा होता है सिराजुद्दौला। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो मीर कासिम इतना योग्य शासक था तो क्या वो अंग्रेज़ों के कथनी से चलेगा? ये तो अपने दिमाग से चलेगा। तो हुआ क्या ना, जो मीर कासिम है ये अपने दिमाग से काम करने लगा। तो ये चीज़ रहा नहीं गया किससे? अंग्रेज़ों से। फिर क्या हुआ? अंग्रेज इसे हटा दिया। अंग्रेज इसे क्या किया? हटा दिया और इसके जगह पे पुनः किसको लाया? तो मीर जाफ़र को लाया। कब? 1763 से 1765। 1763 से 1765 फिर आता है कौन? मीर जाफ़र पुनः आता है। और मीर जाफ़र से जब 1763 से 65 रहेगा तो इसके बीच में क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है। क्या होता है दोस्तों? बक्सर का युद्ध। और इसका जो पुत्र होता है, मीर जाफ़र का पुत्र कौन होता है? निजामुद्दौला। निजामुद्दौला जो होता है 1765 से 1766 तक राज करता है, यानी कि शासन करता है। कहाँ पे? बंगाल पे। मीर जाफ़र का पुत्र हो गया। अब ये चीज़ है कि मीर कासिम को रहा नहीं गया, मीर कासिम को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो चला गया शुजाउद्दौला के पास, अवध का नवाब। उससे जाकर के मिला, किससे? शुजाउद्दौला से। कौन? मीर कासिम। और फिर उसको भी साथ लेकर के कहाँ पहुँच गया? शाह आलम द्वितीय के पास। किसके पास? शाह आलम द्वितीय के पास। अब तीनों मिल गया और बक्सर का युद्ध करवा दिया। कब? 1764। बक्सर का युद्ध कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 को। तो युद्ध भी हो गया। अब है क्या? संधि होगा। तो इलाहाबाद की जो संधि होती है 12 अगस्त 1765 को संधि होती है। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को। इसमें कौन कौन भाग लेता है? तो शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह होता है, शाह आलम द्वितीय भाग लेता है और निजामुद्दौला लेता है और क्लाइव लेता है। निजामुद्दौला कौन होता है? तो ये बंगाल का शासक होता है, बंगाल का नवाब होता है जो मीर जाफ़र का पुत्र होता है। उसके बाद हम देख रहे हैं क्लाइव। और इसका इलाहाबाद की दूसरी संधि हम देखें तो 16 अगस्त 1765 को दूसरी संधि जो है इलाहाबाद की 16 अगस्त 1765 को होती है शुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच। कब होता है? 1765 में। 16 अगस्त 1765 को होता है। चलिए ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होता है? ये जब संधि होता है शुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच तो क्या होता है? कर मुक्त व्यापार का छूट दे दिया जाता है अवध में। कर मुक्त व्यापार की छूट दे दिया जाता है। कहाँ पे? ये अवध में। अब हम अवध के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो अवध का सबसे पहले विस्तार कहाँ से था? तो कन्नौज से लेकर के कर्मनाशा नदी तक, कन्नौज से लेकर के कर्मनाशा नदी तक अवध का विस्तार होता है। सयादत खां स्थापना करता है किसका? अवध का। तो 1722 से 1739 तक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कौन करता है? सयादत खां करता है। इसे जो उपाधि मिली होती है बुरहानुल मुल्क की उपाधि दिया जाता है और ये शिया मुस्लिम होता है। मुसलमानों में भी कई प्रकार के होते हैं जैसे शिया सुन्नी, तो ये यहाँ पे शिया है। कौन?
तो सयादत खां शिया मुसलमान होता है। ये उपाधि बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी जाती है। स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। ईरानी सरदार होता है। क्या? ईरानी सरदार होता है। कौन? सयादत खां। उसके बाद फैजाबाद को राजधानी बनाता है। कौन? तो सयादत खां फैजाबाद को राजधानी बनाता है। अब सयादत खां का भतीजा होता है सफदरजंग। सफदरजंग जो है वो भतीजा होता है सयादत खां का। 1739 से 54 तक इसका शासनकाल होता है। 1739 से 54। और मोहम्मद शाह वही रंगीला, जिसको रंगीला की उपाधि मिली थे। तो उन्होंने क्या किया? फरमान जारी किया और इसे नवाब घोषित कर दिया। कहाँ का? तो अवध का नवाब किसे बना दिया? सफदरजंग को। सफदरजंग जो है वो मराठा और जाटों के बीच बहुत ही अच्छा रिलेशन रखता है, मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। उसके बाद हम देखें सफदरजंग का न्याय जो होता है उचित होता है, यानी कि ये न्याय व्यवस्था जो है बहुत ही उचित ढंग से रखा हुआ था। उसके बाद सफदरजंग का हम पुत्र देखें तो कौन होता है? शुजा-उद-दौला, जो क्या करता है? बक्सर का युद्ध करता है। ध्यान दीजिएगा, सफदरजंग का पुत्र होता है शुजा-उद-दौला, जो क्या करता है? बक्सर का युद्ध करता है। 1754 से 75 तक इसका शासनकाल होता है। कब से? 1754 से लेकर के 75 तक। उसके बाद ये क्या करता है? पानीपत का तृतीय युद्ध जब हुआ रहता है, पानीपत का तृतीय युद्ध, ये अहमद शाह अब्दाली, याद कीजिएगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। तो ये क्या किया? शुजा-उद-दौला ये अहमद शाह अब्दाली का साथ देता है। किसमें? तो ये पानीपत का तृतीय युद्ध में। बक्सर युद्ध भी लड़ता है। बक्सर युद्ध ये 22 अक्टूबर 1764 को। उसके बाद बनारस की संधि होती है 1773 में। बनारस की संधि 1773। 1772 में कौन आ जाता है गवर्नर? तो वारेन हेस्टिंग आ जाता है। वारेन हेस्टिंग गवर्नर हो जाता है। तो संधि कौन करेगा? वारेन हेस्टिंग और शुजा-उद-दौला। आसफ-उद-दौला 1775 से 1779 ईस्वी। आसफ-उद-दौला क्या करता है? इमाम बाड़ा का निर्माण करता है। इमाम बाड़ा कहाँ पे? तो लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। कब करता है? 1784 में इमाम बाड़ा का निर्माण करता है लखनऊ में, 1784 में। आसफ-उद-दौला के समय में, यानी 1775 से 79 का टाइम है। तो कौन है गवर्नर? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग का जो है बहुत ही गलत नीयत रहता है अवध पे और वहाँ के मुस्लिम महिलाओं पे, वहाँ के बेगम पे दुर्व्यवहार करता है। कौन? वारेन हेस्टिंग। तो इसके ऊपर क्या होता है? वारेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। कहाँ पे? इंग्लैंड में महाभियोग चलाया जाता है। किसके द्वारा? बर्क के द्वारा। याद रखिएगा, बर्क के द्वारा वारेन हेस्टिंग पे क्या महाभियोग चलाया गया था। चलिए, ये सारी चीज़ें तो आपका क्लियर हो गया। एक चीज़ और आप याद रखिएगा, मीर कासिम जो है 1760 से 1763, और इसका जो है ये बहुत ही योग्य शासक होता है। और इसके द्वारा सिर्फ बक्सर का युद्ध नहीं लड़ा जाता है, इसके द्वारा और भी 1-2 युद्ध लड़ा गया था। कौन कौन सा? तो एक कटवा युद्ध, याद रखिएगा। कटवा युद्ध कब हुआ था? 1763 में। 1763 में जब इसे हटाया जा रहा था, मतलब हटाने के टाइम में 1763 में हुआ था कटवा युद्ध। किसके बीच में? मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में कटवा युद्ध हुआ। कब? 1763 में। उसके बाद गिरिया का युद्ध हुआ था। कहाँ? गिरिया का युद्ध हुआ था 1763 में। दोनों हुआ था 1763 में। युदय नाला का युद्ध, युदय नाला का भी युद्ध होता है मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में। और आप एक जान ही रहे हैं, बक्सर का युद्ध। चलिए एक और देख लेते हैं, वाजिद अली शाह। इसका जो शासनकाल होता है अवध में, ये नवाब होता है 1847 से 1856 तक। इसी के काल में डलहौजी गवर्नर आता है और डलहौजी जो है वो इस पे क्या करता है? वाजिद अली शाह पे कुशासन का आरोप लगाता है। क्या? कुशासन का आरोप लगा करके इसके जो साम्राज्य होते हैं, किसका? वाजिद अली शाह का जो होता है साम्राज्य, उसे अपने कब्जे में ले लेता है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। उसके बाद क्या करता है? तो वाजिद अली शाह को
कलकत्ता में, कहाँ, कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया जाता है। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।